नमस्कार। पिछले कुछ सालों से भारत सरकार ने यह संकल्प लिया है कि भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना है और इस $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने के लिए भारत सरकार ये प्रयास कर रही है कि युवाओं का रुझान नौकरी की तरफ न होकर खुद का व्यवसाय शुरू करने की तरफ हो, ताकि तरह तरह के एंटरप्रेन्योर मार्केट में आए और वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ बिजनेस करें। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी जो इकॉनमी है उसमें अभी 17% जीडीपी में योगदान देता है और जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारी, उसका लगभग 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से रोजगार करते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा बड़ा सेक्टर है जहां स्वयं के व्यवसाय शुरू करने की अपार संभावनाएं हैं। इन सब के बावजूद भारत सरकार ये कोशिश कर रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब व्यापार करने की सरलता को बढ़ाने के लिए नियम कानूनों में जहां परिवर्तन किया गया है, पुराने बहुत से कानूनों को ख़त्म किया जा रहा है। और दूसरे कि जैसे जैसे इंटरनेट की सुविधा बढ़ रही है तो सभी तरह की लाइसेंस और अनुज्ञप्तियाँ जो बिजनेस के लिए आवश्यक होती हैं वो सब ऑनलाइन की जा रही हैं, ताकि लोगों को भौतिक रूप से फिजिकली किसी भी दफ्तर में जाने की ज़रूरत ना पड़े और उनको ये सब अनुज्ञप्तियाँ, लाइसेंस और अनुमतियाँ इंटरनेट पर ही उपलब्ध हो जाएं। ये सब करने के बावजूद भी आज एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे एंट्री बैरियर्स हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है कि इसके नियम कानून बदलने में ना सेंट्रल गवर्नमेंट हिम्मत दिखा पाती है, ना राज्य सरकारें हिम्मत दिखा पाती हैं, क्योंकि जहां किसान और खेती का मुद्दा आता है वहां बहुत सारे स्टेक होल्डर्स वहां आते हैं। इसीलिए पिछले दिनों भारत सरकार द्वारा जो 3 कानून पारित किए गए थे जिन्हें उन्हें वापस लेना पड़ा, वो इसी का परिणाम है। और आज भी जब हम कृषि में व्यवसाय करने की बात करते हैं, कृषि में अपना स्टार्टअप शुरू करने की बात करते हैं, तो बहुत सारे एंट्री बैरियर्स हैं। जैसे अगर हम केवल इनपुट की ही बात करें कि जो कृषि में आदान लगता है उसका व्यवसाय कैसे शुरू होता है और उसमें क्या क्या एंट्री बैरियर्स हैं, कौन कौन से नियम कानून उसमें अभी भी चल रहे हैं, तो हम देखें मुख्य रूप से 3 कानून हैं। एक है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर जो 1985 का बना हुआ है, दूसरा है सीड कंट्रोल ऑर्डर जो 1983 का बना हुआ है, और तीसरा है इंसेक्टिसाइड एक्ट जो 1967 का बना हुआ है। ये कानून बहुत पुराने हैं। चूँकि कृषि का जो विषय है वो राज्यों का विषय है, तो सेंट्रल ने एक्ट बनाए हैं, कानून बनाए हैं, और हर राज्य के अलग अलग रूल्स बने हुए हैं जिसमें इस तरह की अनुमतियाँ मिलती हैं। तो सबसे पहले जो लोग एग्रीकल्चर में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको एक विशेष मन बनाना पड़ता है, क्योंकि युवाओं के बीच में आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर उतना पॉपुलर नहीं है। आप देखेंगे अगर टोटल स्टार्टअप्स जो हिंदुस्तान में रजिस्टर होते हैं उनमें से ज़्यादातर स्टार्टअप अर्बन एरियाज़ के लिए है, शहरी लोगों के लिए हैं। गांव के लोगों के लिए बहुत छोटा पोर्शन है जो स्टार्टअप शुरू कर रहा है, और उन स्टार्टअप्स को भी बहुत तरह की कठिनाइयाँ और व्यवहारिक समस्याओं से नित्य प्रतिदिन जूझना पड़ता है। तो 4 तरह के एंट्री बैरियर्स किसी भी बिजनेस को करने में होते हैं। जैसे अगर आप व्यापार का थोड़ा अर्थ समझें तो व्यापार का मतलब है जहाँ समस्याओं का पार नहीं है, जहाँ समस्याओं की कोई सीमा नहीं है। व्यापार मतलब रोज़ आपको नई नई तरह की समस्याएं झेलने की ज़रूरत होती है और इतनी सारी अनिश्चितता के बीच में आपको अपना रोजगार करना होता है। इस सब के बीच में 4 तरह के बैरियर्स होते हैं। एक बैरियर को हम कहते हैं साइकोलॉजिकल बैरियर, मनोवैज्ञानिक बैरियर, जो आपके मन में होता है, जिसमें आपको हमेशा ये लगता है कि हम ये काम नहीं कर पाएंगे, हमने पहले कभी काम नहीं किया, ये टेक्निकल काम है, ये तो कुछ ही परिवार या जाति के लोगों का काम है, हम इस काम को कैसे करेंगे। तो ये एक
मानसिक बैरियर होता है जो हर किसी के मन में रहता है। दूसरा बैरियर होता है पारिवारिक, फैमिली बैरियर, जहां आपका परिवार, जब आप एग्रीकल्चर में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होता है, क्योंकि उनको पता है कि इसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। तीसरा जो बैरियर है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, नियम कानून, निरीक्षण, सैम्पलिंग, ये सब बनाया हुआ है, और इससे पूरी साल आपको किसी न किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी से डील करना होता है, और लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है। और चौथा जो बैरियर है वो है इंडस्ट्री का। जो पहले से जमे हुए लोग हैं या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो भी नए एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित नहीं करती हैं। वो हमेशा कोशिश करती हैं कि वो एक प्रोटेक्टिव वातावरण में काम करें, और उनके अपने सिस्टम हैं जिसमें रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, होलसेलर्स हैं, फिर रिटेलर हैं, और उनको ही वो प्रोटेक्ट करते हैं, और नए आदमी की एंट्री को वो बहुत कठिन बना देते हैं। तो आज हम जिन एंट्री बैरियर्स की बात करने वाले हैं वो दो ही ज़्यादा हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल और फैमिली के जो एंट्री बैरियर्स हैं उनसे आप पार पा सकते हैं, अपने आप उसमें एक पॉजिटिविटी लाके, अपने उत्साह को बढ़ा के काम शुरू कर सकते हैं। पर जब आप गवर्नमेंट में कोई परमिशन लेने जाते हैं तो उनके प्रोसीजर्स होते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपनी एक्ट के तहत एक संस्था रजिस्टर करनी होती है। तो उसके लिए आपको जो नाम आप रखना चाहते हैं वो नाम का खोज करिए कि वो नाम उपलब्ध है या नहीं है। फिर आपके डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, डिन नंबर चाहिए। जो लोग आपकी कंपनी में डायरेक्टर होने वाले हैं उनके आपको डिजिटल सिग्नेचर लेना है। फिर आपको आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस में ऑनलाइन इनकॉर्पोरेशन के लिए एप्लीकेशन देना है, जिसमें आपको एओए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जमा करना होता है दूसरे कागजों के साथ। तब आपको इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलता है। फिर आप कंपनी की एक सील बनाते हैं, उसके स्टेशनरी डिज़ाइन करते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को ऑथेंटिकेट करते हैं। फिर आपको अपने इनकम टैक्स के लिए एक परमानेंट अकाउंट नंबर लेना होता है, पैन नंबर, और बिजनेस करने के लिए आपको शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत लोकल अथॉरिटी से एक परमिशन की ज़रूरत होती है। आपको गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स जमा करने के लिए जीएसटी का रजिस्ट्रेशन और नंबर लेना पड़ता है। बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर करना चाहते हैं तो एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन आपको करना है, और अगर आप डीपीआईआईटी के तहत इसको स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वहाँ आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये पहली प्रक्रिया है जब आपकी कंपनी या फर्म रजिस्टर होती है जिसके तहत आप बिजनेस करते हैं। जो सेकंड पार्ट है इसका वो है कि आपको लाइसेंस लेना है। तो इसमें सीड, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, 3 तरह के लाइसेंस लेने के लिए आपको प्रोसेस करना पड़ता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट की साइट पर जाके वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। फिर आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं उसके लिए वो लिस्ट को बहुत केयरफुली देखना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट और किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें इस एप्लीकेशन के साथ देना है। तो फिर किन कंपनियों का मटेरियल आप बेचना चाहते हैं तो उन कंपनियों से आपको ऑथराइजेशन लगता है, तो उनकी आपको डीलरशिप लेना होती है, वहाँ डिपॉजिट जमा करना होता है। तो फर्टिलाइज़र के लिए ओ फार्म और सीड और पेस्टिसाइड के लिए प्रिंसिपल सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो इनको लेके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन देना होती है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो चालान से आपको बैंक में जमा करना पड़ती है, और उसके बाद फिर जो सक्षम अधिकारी हैं उनकी टीम आके आपके दुकान का और गोडाउन का निरीक्षण करती हैं, और अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर आपको लाइसेंस ग्रांट होता है। तो इसमें आप को क्या क्या चाहिए, आपको अपनी आइडेंटिफाई अपने आप को करने के लिए वोटर आईडी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए,
पैन कार्ड आपका होना चाहिए। फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आपको वोटर आईडी कार्ड हो, या आपके ड्राइविंग लाइसेंस पर वो लिखा हो, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो या वाटर का बिल हो, या कोई किसी तरह के टैक्स की, प्रॉपर्टी टैक्स की, या राशन कार्ड हो, या आपने अगर ये रेंट पे लिया हुआ है तो रेंट का एग्रीमेंट हो, ये सब आपको उसमें दिखाना पड़ते हैं। फिर आपको बिजनेस के डिटेल का एक नक्शा बना के देना पड़ता है A4 साइज़ पे, दुकान का और गोडाउन का, कि जहां आप ये बिजनेस करना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें देना होती हैं, और जो कंपनी के डॉक्यूमेंट हैं, संस्थान के जो आपने रजिस्टर किए हैं, वो डॉक्यूमेंट देना होते हैं। अब यहाँ जो सबसे बड़ा बैरियर ये है कि इसमें आपको एक क्वालिफिकेशन है, ख़ासतौर से फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के लिए आपको BSc AG, BSc बायोलॉजी या BSc सोशल फॉरेस्ट्री की डिग्री होना चाहिए। ये आपकी खुद की हो या किसी को आप पार्टनर या नौकर के तौर पे दिखाएं। तो ये एक समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है कि जिनके पास वो डिग्री नहीं है पर उनको काम करने का व्यवहारिक अनुभव है, तो वो उनको लाइसेंस नहीं मिलता है। इसी तरह जो प्रतिष्ठित और पॉपुलर ब्रांड हैं इनपुट के, फर्टिलाइज़र, सीड, पेस्टिसाइड के, वो भी जो बिजनेस शुरू कर रहे हैं उनको डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बनाते हैं, उनके पास इतना पैसा डिपॉजिट करने के लिए नहीं होता है। तो ये बैरियर्स को ओवर पावर करने के लिए ई फसल ने एक इकोसिस्टम डेवलप किया है, एक फ्रेंचाइजी का मॉडल डेवलप किया है। तो जो लोग ई फसल के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं उनको किसी भी कंपनी की डीलरशिप नहीं लेना पड़ती है, उन्हें किसी भी कंपनी की डिपॉजिट नहीं देना पड़ता है, उनके कोई टारगेट टैगिंग नहीं होता है, और ये एक ब्रांड न्यूट्रल प्लेटफार्म है। तो जो प्रोडक्ट आपके इलाके में बिकते हैं वो ई फसल के द्वारा वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए ई फसल के प्लेटफार्म से जुड़ के काम करते हैं, तो आप ये जो सब एंट्री बैरियर्स मैंने आपके सामने रखे हैं, इन सब एंट्री बैरियर्स को पार करने में ई फसल की टीम आपकी मदद करती है, ताकि आपका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर सके, आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो सके। यही ई फसल टीम का पूरा प्रयास रहता है। तो दोस्तों, जो लोग एग्रीकल्चर इनपुट व्यवसाय में आना चाहते हैं उन्हें एंट्री बैरियर से या कानूनी प्रावधानों से डरने की ज़रूरत नहीं है, केवल आवश्यकता है सही संस्था से जुड़ने की, और वो संस्था है ई फसल। आइए, जुड़िए और अपने बिजनेस को शुरू करिए। धन्यवाद।